हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना मैथ सिलेक्शन सीरीज़ के अंदर में स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 2। अगर आपने ये मैथ सिलेक्शन सीरीज़ का लेक्चर 1 देख लिया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम इस लेक्चर में कर क्या रहे हैं। हम आज अपना कर रहे हैं 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 में जो सीजीएल का शिफ्ट 2 था, उस सब शिफ्ट को हम लोग मैथ सेक्शन को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जो 25 क्वेश्चंस थे जो सीजीएल 2024 की 9 सितंबर की शिफ्ट के अंदर में आए थे, शिफ्ट 2 के अंदर में, वो सारे सवाल हम लोग बेस्ट अप्रोच के अंदर में करेंगे। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। और एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, अगर आपको बेसिक्स अगर आपका अच्छा है, अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन है उससे आगे आगे आप देख सकते हैं। उसके अंदर में थोड़े से जो इस शिफ्ट के अंदर में जो 5 सवाल जो हमारे थोड़े से टफ साइड में रहते हैं, तो वो सारे सवाल हमने 21 से लगाकर 25 के बीच में डाले हैं। तो आप डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसका बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो रिपीट कर रहा है और उसका पहले से ही सब कुछ स्ट्रांग है, तो वो 21 से 25 के सवाल को देख सकता है। ठीक है, और आपके मैंने इसी सीक्वेंस में जमाया है कि 1 से 20 तक थोड़े ईजी साइड के सवाल जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, 21 से 25 थोड़े अच्छे सवाल। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हम लोग जो हमने स्टार्ट किया था कि हम लोग एक टारगेट स्कोर के साथ में हमने लेक्चर 1 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में हमने प्री के लिए 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट रखा है और मेंस के लिए 90 आउट ऑफ 90। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने मेंस में 90 आउट ऑफ 90 मैथ्स के अंदर में स्कोर किया है। तो आप ये मान के चलिए, आप बिलीव करके चलिए कि मैं ये टारगेट आपको भी अचीव करवा सकता हूँ अगर आप अपनी ओर से भी फुल मेहनत करते हैं, सिलेबस ख़त्म करते हैं और जो मैं बताऊं वो चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, वो सीरीज़ आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप ईजिली आप अचीव कर सकते हैं। मिनिमम 45 प्लस आप अचीव कर सकते हैं मैं प्री के अंदर में, और मेंस के अंदर में आप 85, 82, 83, 84 ये सब मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं ईजिली। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करोगे तो 50 आउट ऑफ 50 और 90 आउट ऑफ 90 भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के अंदर में पढ़ लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लें। और अगर आपको लगता है कि आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके हर सवाल को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मैं बड़ा फास्ट करवाने वाला हूं सारे सवालों को। जनवरी के पहले 16 दिनों के अंदर में एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री था, 22 डिग्री, और उस महीने के आखिरी 16 दिन का औसत तापमान 26 डिग्री था। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 16वें दिन का तापमान क्या था। अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि अभी आपका जनवरी मंथ के अंदर में 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 दिन में देखो कि शुरू से 1 तारीख से लगाकर 16 तारीख तक ये शुरू के 16 दिन, और पीछे से भी अगर 16 लेंगे तो 16 और 16 ऐसे तो 32 हो जाएंगे, लेकिन 31 दिन ही है तो पीछे से 16। इसका मतलब ये जो बीच वाला एकदम सेंटर वाला है जो 16वें नंबर का है वो 2 बार काउंट हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये 16 और यही चीज वापस रिपीट काउंट हो रही है, तो ये आपका हो गया। तो ये 2 बार काउंट हो रहा है, आगे में भी और पीछे में भी। तो आप ये मान के चलिए कि शुरू के 16 दिन के अंदर में उसका औसत तापमान कितना था, शहर का औसत तापमान कितना, जनवरी के पहले 16 दिन में 22 डिग्री और अंतिम 16 दिन में 26 डिग्री और पूरे महीने में 24 डिग्री। तो अभी आप बताओ कि शुरू के 16 दिन का टोटल तापमान कितना होगा, 22 इंटू 16। ओके, और उसके बाद में लास्ट के 16 दिन का कितना होगा, प्लस कर देता हूं टोटल हमारा, तो 26 इंटू 16। ठीक है, एक दिन का 16 है, एक दिन का 26 है, तो 16 दिन का कितना होगा, 26 इंटू 16। और उसमें से अगर मैं ये घटा दूं जो पूरे महीने का है 24 इंटू 31, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा वो आ जाएगा ना जो कि हमारा जो 16वें दिन का जो डबल बार हमारा काउंट हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अब देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना है, तो आपको स्ट्रांग बनना है कैलकुलेशन के अंदर में। कैसे, इसमें से 16 कॉमन ले लो तो हमारा क्या होगा, 16 इंटू 48 हो जाएगा और माइनस 24 इंटू 31। अब इसमें से 24 कॉमन ले लो, आपको मल्टीप्लाई कहीं भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये 16 दूना 32 हो जाएगा माइनस, और ये 24 कॉमन लेते 31 हो जाएगा, 32 में से 31 एक, तो आंसर हो गया हमारा 24। ठीक है, तो 24 हमारा हो गया। ठीक है, आप बार बार वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आए। दूसरा सवाल, इसके अंदर में क्या है, बार ग्राफ 5 वर्षों तक 2018 से 2024 के लिए संस्थान ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं ए और बी के अंदर में। अब ये सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट बी इन 2019, 20 और 22 टू दैट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट ए 18, 20 और 21। तो अब ये बोल रहा है कि भाई संस्थान बी में, तो एक अब चीज हमेशा ध्यान रखें, सीक्वेंस का और ईयर को खास ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा एरर और आपका सवाल गलत। इजी सवाल को हमेशा सावधानी से करें, आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप वो भी गलत कर ले। तो संस्थान बी है, तो पहले बी को देखो, बी कौन सा है, बी दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला। उसमें कौन कौन से ईयर, 19, 20 और 22 है, ध्यान रखना 21 नहीं है। तो 19, 20 और 22 लेते हैं, तो 350,
20 वाला में हो गया 375 और 22 वाले में हो गया 200, तो कितने हो गए 300 300 600 600 700 800 800 और 900 925, तो आपका हो गया 925 बी में। रेशियो क्या है 18 20 और 21 में ए में 18 20 और 21, तो 18 कौन सा हुआ ये 150 वाला, ये 150, और 18 20 और 21, तो 20 में हो गया 300 और 21 हो गया 250, तो कितना होगा 300 400 500 600 और 700, तो ये हो गया 700। अब इसको 25 से काट दो, तो आपका क्या होगा ये 25 से काटोगे तो 25 25 75 और ये हो गया 7 बार, ठीक है, और ये आपका हो गया 28, ठीक है, 25 दूना 50 और आप पीछे 20 बचा 200 25 8 200, तो 37:28, तो ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखो, सिली मिस्टेक क्या होता है। सिली मिस्टेक, मैं हर चीज़ आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्या क्या गलती कर लेते हो। सिली मिस्टेक क्या होता है, आप 37:28 भी दिया और 28:37 भी दिया है, आप इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप हमेशा सवालों को 2 बार वापस पढ़ लो कि मेरे को पहले क्या रखना है, पहले बी रखना है फिर ए रखना है, ठीक है, पहले बी और फिर ए। चलो नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, तो 21 माइनस 4.9 में 7 का भाग देंगे तो 0.7 प्लस और 39 इंटू 4 नमचौक 36। एक चीज़ ध्यान रखो, आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, इतना थोड़ा ध्यान रखना कैसे कर सकते हो, नमचौक 36 और 0.2 के बाद में आएगा 2 डिजिट के बाद में एक यहाँ पे कुछ भी एक डिजिट आएगा फिर 6 आएगा, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, प्लस 0.9। अब ये सोचो कि ये पॉइंट के बाद डबल डिजिट के बाद में ये 6, तो यूनिट डिजिट 6 ही रहने वाला है, तो यूनिट डिजिट जब 6 रहने वाला है तो ये हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके भी आप करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, ये सवाल बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट, यदि बेलन की त्रिज्या, इसके अंदर में एक चीज़ सीखने की है, ऐसे सवाल में एक चीज़ सीखो, ये ट्रिक है यहाँ पे एक, ठीक है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का आयतन कितना होगा। अब मुझे बताओ, जब भी कोई सिलेंडर का आयतन, चाहे अर्धगोला, चाहे सेमी सिलेंडर हो गया, चाहे आपका हेमी स्फेयर हो गया, आपका स्फेयर हो गया, चाहे कोई भी शंकु हो गया, कोन वगैरह, तो उन सब का आयतन हो गया, आयतन या फिर आपका CA से क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो ये सारी की सारी जो आपकी होती है, तो ये आपका सारे में पाई आता है, ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये जो चीज़ बता रहा हूँ वो थोड़ा समझो, 22/7 होता है, 22 के अंदर में होता है 11/2, 22 का मतलब क्या है 11/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आयतन है, आयतन हो गया या क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया या फिर जो भी चीज़ है, ये सब 11 से डिविजिबल होगा, इतना समझ में आ रहा है, डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर जब भी हमें कोई आयतन पूछे ना, अगर हमारा कोई ऐसा नहीं हो कि अप्रॉक्स आंसर नहीं हो, ये चीज़ सुन लो, ये मैंने मेंस के अंदर में किया था, एक सवाल आया था, कैलकुलेशन ही नहीं किया, मैं सीधा ऑप्शन देकर टिक मार दिया, ठीक है। तो मेंस के अंदर में और प्री के अंदर में ऐसे ऐसे आपको ट्रिक है सब पता होनी चाहिए कि मैं टाइम कैसे बचाऊं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अप्रॉक्स अगर आपके पास आंसर नहीं है और फिक्स आंसर है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारे फिक्स आंसर है, तो अगर फिक्स आंसर है और यहाँ पे भी नहीं लिखा है कि भाई कि लगभग 2 डिजिट तक, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, फिक्स आंसर है ना, तो आपको सीधा डिविजिबिलिटी देखो, अगर मिल जाए आपका तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो अभी देखो आयतन, आयतन जैसे ही पूछा और सिलेंडर का पूछा, तो अब मुझे पता है पाई आएगा बीच में, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, पाई आएगा तो 11 का डिविजिबल होगा, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 और 6 12 और 8 और 2 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, तो ये तो नहीं होगा 11 का डिविजिबल, 8 और 6 14 और 14 में से 3 गया 11, 11 डिविजिबल है तो ये हो जाएगा। आगे देखो 8 और 2 10, 7 4 11, तो ये एक बचा, ये भी नहीं होगा, 6 और 4 10, 5 और 6 7, 3 होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, खत्म हो गया 2816। तो आपको 1 सेकेंड में कर सकते हो सीधा, कैसे कि सिलेंडर, आयतन, 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने लग जाता हूं। बस एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि आपका ये अप्रॉक्स में आंसर होता है तब ये डिविजिबिलिटी नहीं लगेगा, ठीक है, अप्रॉक्स को नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, ये सरफेस एरिया में भी काम आएगा, सब में आएगा, तो ये बहुत अच्छा है। इसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर ही सकते हो, इतना करवाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। πr² निकलना है, 22/7, r दिया हुआ है, h दिया हुआ है, सब कुछ कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट, वरुण और संदीप ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 1635 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 90 और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ कार्य शुरू की। कितने समय और सेकंड के बाद में वे पहली बार मिलेंगे। अब मुझे बताओ, जब भी बोले ना पहली बार, एक चीज मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा बता ही देता हूं। 2 तरह के सवाल होते हैं, एक होता है पहली बार मिलेंगे, एक होता है पहली बार मिलेंगे, और एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। जब सवाल आया है कि भाई कि ये दोनों पहली बार किसी भी पॉइंट पर कब मिलेंगे,
और एक सवाल आता है कि ये दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। जब स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आपको बोले, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे बोले तो हमें निकालना है एलसीएम समय का क्या निकालना है, एलसीएम। और जब बोले पहली बार तो हमें रिलेटिव स्पीड लेके हमें समय निकालना रहता है, रिलेटिव स्पीड। तो ध्यान रख लेना, पहली बार कहीं भी मिले तो रिलेटिव स्पीड, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो एलसीएम निकालना है, ये चीज याद रख लिया। अब पहली बार बोला है किसी भी समय पे पहली बार कब मिलेंगे, तो हमें क्या निकालना है, पहली बार डिस्टेंस कितना होगा, समय बराबर कितना हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी आपकी होगी 1635 और चाल मतलब वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, और ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान रखना इसमें रिलेटिव। और एक चीज क्या है यहाँ पे, एक ही दिशा में, जब दिशा सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, घट जाएगा, 108 में से 90 गया तो 18। लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड के में बनाओ क्योंकि हमें सेकंड में आंसर चाहिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो क्या होगा, 5/18 से गुणा कर दो, तो 18 कट गया, और ये 5 3 15, 1 5 9 10 7 5 35 327, तो ये हो गया आपका 327। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If a sum of 5,000 is taken at a simple rate of interest of 15% per annum 3 years, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक बंदे ने क्या किया, 5,000 रुपए लिए हैं 15% की रेट से 3 साल के लिए, तो उसका और क्या बोला, फिर 8,000 रुपए भी लिए हैं 4 वर्षों के लिए 12% की रेट से साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो भुगतान के लिए ब्याज का सकारात्मक अंतर कितना होगा, तो ब्याज का अंतर कितना है, तो 5,000 का 3 साल के लिए 15%, तो हमारा टोटल बीज ब्याज कितना होगा, 45%। एक साल का 15% तो 3 साल का 45%, और 45% ऑफ 5,000, तो 45% ऑफ 5,000, इसमें से ये भी घटा दो, इन दोनों का पॉजिटिव अंतर लेना है। ठीक है, तो पहले एक बार अंतर ले लेते हैं, माइनस वाइनस आएगा तो हटा देंगे। तो यहाँ पे 8,000 का 12×48, 8,000 × 48। ठीक है, तो ये आपको करना है। और एक चीज आप हमेशा एक कान खोल के एक चीज ध्यान ही रख लो, हमेशा हमें जीरो के चक्कर में तब तक नहीं पढ़ना है जब तक जीरो से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जीरो के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो अभी समझो, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 25 का 5 हासिल का 2 और 5 20 और 2 22। ठीक है, 2250। ठीक, माइनस ये 8 8 64, 4 6 8 32 6 38, तो हो गया 3,840। इसमें से ये घटा दो तो हमारा आ जाएगा 0 9 5 1, और माइनस नहीं लेना है, सकारात्मक अंतर पूछा है, तो ये हो गया 1590, तो ये हो गया आपका 1590। ठीक है, नेक्स्ट। इफ एक्स वाई और एक्स बराबर 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये इंग्लिश में पढ़ लो। इफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, एक्स क्या कर रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है वाई से, एंड एक्स बराबर 2 व्हेन वाई बराबर 6, देन द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स बराबर 3। अब यहाँ पे समझो कि जब ऐसा होता है ना, तो हमें नॉर्मल मेथड से क्या होता है, के मान लो इसको और यहाँ बराबर रख दो, के की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, नहीं तो फिर आप रेशियो मेथड से क्या करोगे, इनवर्सली बोला है ना, तो x1/x2 बराबर होगा y2/y1, ये भी कर सकते हो। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x1/x2 बराबर y1/y2। ठीक है, ये डायरेक्टली में होता है, ये इनवर्सली में होता है। तो हमारे इनवर्सली बोला है, तो x1 कितना दे रखा है, x1 दे रखा है 2, जब x बराबर 2 है, और यहाँ पे x बराबर दूसरे केस में क्या बोला है 3 है। जब x बराबर 2 था तो y बराबर क्या निकालना है, इफ एक्स वेरी इनवर्सली वाई वैन, जब x 2 था तो y कितना था 6, तो y1 कितना है 6, तो ये 6 हो गया। अब क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ y वैन x बराबर 3, तो x बराबर 3 है तो y2 निकालना है, तो y2 निकालना है, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, तो 4 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 4 हमारा आंसर। नेक्स्ट, नवंबर में ये क्या बोला, निम्न तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए उत्तर बताए। ये क्या बोला, 3 महीने के लिए इन सबकी मासिक वेतन दिया हुआ। ठीक है, नवंबर में सुनील की मजदूरी, नवंबर में, ये नवंबर है, इसमें सुनील की मजदूरी कितनी है, 10,500 मजदूरी। राहुल की मजदूरी का कितना प्रतिशत है, राहुल की कितनी मजदूरी है, 11,500, तो 11,500, तो इसका ये कितना परसेंट है, तो ये 100 हो गया। बस इजी सवाल तो है, 5 से काट दो, 21 पंजे ये और 23 ये हो गया, और ये आप काट दो तो आपका हो जाएगा 23 नाम, ये हो गया 207, 9 तक तो आ ही गया। और 207 पीछे कितना बचा आपका, 3 बचा, और 30 आया तो 31, और ये हो गया 91.23। ठीक, 91.30, तो ये हो गया आपका 91.30। ठीक है, आपको फास्ट कर देना है। ठीक है, 91 दिख रहा है ना, फिर आगे आपको नहीं इतना, आपको नहीं सोचना है कि 30 आएगा कि क्या आएगा, आगे नहीं करना। 91 दिख गया, आगे टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे, वर्तमान में ए बी से 3 गुना बड़ा है,
वर्तमान में ए क्या है, बी से 3 गुना बड़ा है, तो 3:1 है। ठीक है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी क्या है, बी से 5 वर्ष बड़ा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा x मान लेता हूँ, ये x है तो ये 3x है, और अगर ये क्या 5 वर्ष बड़ा है सी, तो x अगर ये है तो ये x+5 है। ठीक है, मैं 1+5 मत कर देना, अगर किसी की मैथ्स कमजोर है तो वो ध्यान रखें, 1 3 दिया है, ऐसे मत कर देना कि 1+5 6 नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू है और ये रेशियो है, ध्यान रखना, ऐसे मत जोड़ देना। ठीक है, मैथ्स कमजोर वाले को तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। 3x x फिर x+5, आगे सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का युग 35 वर्ष है, 3 और 4 5 5x+5 कितना दे रखा है, 75। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 70 ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 70 और 14 हो जाएगा, x बराबर 14। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34/42, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। ठीक है, आगे क्या बोला, 5 वर्ष पहले b की आयु, 5 वर्ष पहले b की आयु कितनी हो जाएगी 9, और अब से 3 वर्ष बाद a की आयु, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, और इन दोनों का क्या अनुपात कितना होगा, तो अनुपात निकालना है तो 9 और ये हो जाएगा 1:5, तो ये आपका हो गया 1:5। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, मान लीजिए सी एक व्रत है। एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये 2024 की सारी के सारी शिफ्ट करवाने वाला हूँ, जो आपकी 35-36 शिफ्ट हुई है वो सारी शिफ्ट में करवाने वाला हूँ सॉल्व, एक एक सवाल करवाने वाला हूँ। इसको मैंने 2 तरह से डिवाइड भी कर दिया है आपके फ़ायदे के लिए, आपके टाइम सेव के लिए। अगर आपको हार्ड सवाल ही करने हैं तो आप 21 से 25 तक कर लिया करो, थोड़े टफ साइड के सवाल। इसमें भी कुछ ईजी हो सकते हैं, अगर पूरी शिफ्ट ही ईजी आई तो थोड़े ईजी भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे अच्छे सवाल है वो 21 से 25 में है, और 1 से 20 में मैं क्या रखूँगा, जो थोड़े से रिपीट वाले या इजी है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया है आपके टाइम सेव के लिए। दूसरी चीज़ क्या हुआ, आप सब्सक्राइब कर दो। और तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बताना भी है लोगों को कि ये सीरीज़ चल रही है और आपको ये अटेंड करना है। आपको पूरा PYQ मैं ही करवा दूंगा, 2024 में करवा दूंगा, 2023 आप मॉक वगैरह दे देना, आपके सारे PYQ हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये दोस्तों को ज़रूर आपको बोलना है और आपको खुद को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो हम इस सवाल को करते हैं। मान लीजिए सी एक व्रत है जिसका केंद्र O है, एक व्रत है जिसका केंद्र क्या है, O है। पी सी का एक बाहरी बिंदु है, पी सी का एक बाहरी बिंदु है। मान लीजिए पी और पी बी सी की 2 स्पर्श रेखा है, ये पी ए है और ये पी बी है। ठीक है, आगे बोला और ए और बी क्रमशः स्पर्श का बिंदु है। पी और पी बी के एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पे है, पी और पी बी 60 डिग्री के कोण पे है। पी ओ ए ज्ञात कीजिए, पी ओ और ए, तो कहने का मतलब मुझे क्या निकालना है, और ये है पी ओ ए, मतलब ये एंगल निकालना है। बहुत ईजी सवाल है। तो ये 60 है, तो ये आपको पता है कि ये है ना, जब ये बीच वाली एकदम सेंटर से जो मिलाती है ना लाइन, वो इसको समद्विभाजित करती है कोण को। तो ये 30 हो गया, ये नीचे वाला भी 30 हो गया। तो जब ऊपर वाला 30 है और आपको पता है कि स्पर्श रेखा से सेंटर में अगर आप मिला रहे हो तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। टोटल 180 होता है ना, 90 + 30, ये 180 में से दोनों घटाओगे ना, 180 में से ये दोनों, तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका उत्तर आ गया 60 डिग्री। अंडरस्टूड, इजी, एकदम इजी सवाल है। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी एंगल ऑफ द ट्राइंगल। कोई भी एक ट्राइंगल जो त्रिभुज है उसका एंगल कौन सा हो सकता है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन है ना। आप ये सोचो कि एक ट्राइंगल का एंगल होने के लिए हमारा क्या होगा, 180 डिग्री सम होना चाहिए। और ये आपको सब पता होगा शायद, अगर किसी को नहीं पता है तो आपको ये बता देता हूँ कि रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। मान लो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये डिग्री में है और टोटल रेडियन में आ जाएगा 30, ये 6, तो 30 डिग्री को हम π/6 भी बोलते हैं रेडियन के अंदर में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरह से π/180 से मल्टीप्लाई करके आप रेडियन में चेंज कर सकते हो। तो अब हमारा क्या बोला, कौन से एंगल है, तो हमें पता है कि पाई जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कौन कौन से का सम करे और हमारे पाई आ जाए। तो आपको पता है π/6 क्या होता है 30 डिग्री, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, π/2 क्या होता है 90 डिग्री, 9 × 15 और 3 × 18 180 डिग्री। तो यही हो गया हमारा पहला, बाकी सब जोड़ के 180 नहीं आएगा, तो हमारा पहला उत्तर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वास्तविक विभाजन किए बिना इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा आपका, ये हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा जब हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, पहले तो बोला वास्तविक विभाजन किए बिना, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं आता तो वास्तविक विभाजन कर भी सकता है, करके भी देख लो क्या रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन बहुत इजी सवाल है ये। रिमाइंडर जब 9 से हमें निकालना हो, 9 से जो रिमाइंडर होता है ना वो वही होता है जो उसका डिजिटल सम होता है। ठीक है, डिजिटल सम ही रिमाइंडर होता है 9 के केस में।
ठीक है। तो डिजिटल सम ही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। 9 का डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचता है। तो अब 9 का केस ये हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा कि हमारे देखो जो भी 9 बन रहे हैं उन सबको काट दो। पहले 2 और 7 9 बन रहे हैं, काट दो। 5 और 4 9 बन रहे हैं, काट दो। 9 ये भी काट दो। अब कितना बचा, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 इसका डिजिटल सम आ गया 4। तो 4 हमारा उत्तर। ठीक है, करके भी देख लेना डिवाइड। तो अब क्या होना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देख लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो 9.2 यहाँ भी है, 9.2 यहाँ भी है, 8.3 है। कभी कभी सवाल में थोड़ा हार्ड बनाने के लिए देता है, ऊपर तो 8.3 दे देता है, नीचे 0.83 का स्क्वायर देता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना है एकदम, जीरो के फिर वहाँ पे अंतर आने लगते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। सारे डिजिट सेम है कि नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है। और आपको पता है कि ये इधर वाला, ये जो इधर वाला है ना, ये डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइड, तो यही तो किया है इस इक्वेशन के अंदर में। तो हमारा बचा क्या, बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ए हमारा क्या है 8.3, बी हमारा क्या है 9.2 और सी हमारा क्या है 6.1। इनको जोड़ दो, 3 4 5 और 6, पॉइंट में 6 आएगा, तो ये हो गया खत्म। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना, पॉइंट में जैसे ही 6 दिखा आगे बढ़ो। हमें ऐसा नहीं कि आगे कुछ और जोड़ना है, हल्का हल्का सेकंड बचाते रहना है। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, वो भी बता ही देता हूँ। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला हमारा है ये, अभी देखो आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बड़ा ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना, इस फॉर्मूला के ऊपर में 4 फॉर्मूला है, मतलब इसके 4 फॉर्मूले हैं अलग अलग। तो चारों फॉर्मूले आपको एकदम टिप पे याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये बहुत ज़्यादा फार्मूला क्या आता है, रिपीट होता रहता है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसके 2 केस भी आते हैं बार बार एग्जाम के अंदर में, थोड़ा मैं रिवाइज करवा ही देता हूँ ये चीज़, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो ये पूरा बराबर 0 बन जाएगा ना, तो इसकी टोटल वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर ये 0 है तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। एक चीज़ ये याद रखना, अगर मेरा a बराबर b बराबर c है तो भी मेरा यही होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। क्योंकि इसमें देखो दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो a बराबर b है तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। जब ये पूरा 0 बनेगा तो बराबर में फिर भी ये टर्म, इधर वाली जो टर्म है ये पूरी 0 के बराबर इक्वेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 केस भी याद रखना, ये बार बार रिपीट होते हैं। जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो और जब a बराबर b बराबर c हो, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, वह भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर टोटल कितना है, आदित्य की मासिक आय 54 है और भोजन पे फूड पे कितना है 23% है। तो 54 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, लेकिन अभी इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। 4 3 12, 2 1 15 16 और 4 2 8, तो 2 8 6 14 42, लास्ट में 42 आएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा ही कर देता हूँ। चलो 4 2 8 5 2 10, तो 2 14 1 2 1 1242। ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। वैसे ये भी देख सकते हो कि 54 है ना, तो यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो डिजिटल सम उसका 9 आएगा, तो ये भी कर सकते हो, बहुत आसान है, कर सकते हो जो भी माइंड में पहले आए। ठीक है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसका कर्ण की लंबाई बताओ। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसमें एक एंगल तो समकोण हो और बाकी दोनों जो पर भुजाएं हैं वो समान हो, ये समकोण हो गया। और समद्विबाहु मतलब ये और ये समान होगी। देखो समद्विबाहु का मतलब ये मत मान लेना कि कर्ण और ये सर क्यों नहीं समान हो सकते, ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण हमेशा बेस से ज़्यादा होता है ना। ठीक है, तो ये कभी भी समान नहीं होगा, समान होगी तो ये दो परपेंडिकुलर वाली साइड से होगी। ठीक है, तो अब ये ध्यान देंगे, ये क्या बोला, क्षेत्रफल 50 है, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो x स्क्वायर 20 इंटू हाइट, तो हो गया ये 50 हो गया। x बराबर आपका आ जाएगा 10, तो x जब 10 आ गया तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये हो गया आपका 10√2, इतना तो आता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना है तो 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। डी प्रकार, तो डी क्या है ये, और ये क्या है ये है 20%, तो 20%। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखो, पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल एक सर्कल के अंदर पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसका 20% ही तो डी है ना, उसका 20%, तो इसका 20% निकाल दो। 20%, 36 का 20% मतलब 72, 36 दूना 72, खत्म, 72 डिग्री। अंडरस्टूड ना। निम्नलिखित देखो परसेंटेज, एक चीज थोड़ा ध्यान रखो, परसेंटेज 100 तक ही जाता है, मतलब इसमें 100% तक ही होता है। 100% मतलब एक सर्कल पूरा हो गया। और डिग्री में अगर बात करोगे तो 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री होता है, इन दोनों का कंपैरिजन अगर करना हो तो 100% है ना, वो 360 डिग्री के बराबर है, समझ गए। तो 20% मतलब 20% किसके बराबर होगा, 20% के लिए हम इसको 5 का भाग दे देंगे, तो 360 में 5 का भाग दोगे तो ये 72 आएगा। तो ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित को सरल बनाओ। साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और ये समझो ऊपर वाला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूलाज याद नहीं है तो याद कर लेना, इजी सवाल है। तो ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस साइन बी हो, साइन ए माइनस कॉस बी हो जाएगा, तो कट ही जाएगा नीचे वाले से, और बचा क्या, बचा यही बचा। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या था 1, तो 1 प्लस एस सी साइन ए कॉस से हो गया। चलो नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 26% अधिक है। इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अच्छा सवाल है, वैसे इजी सवाल है बहुत, लेकिन समझो। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 26% अधिक है, तो पहला मेथड आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 26% अधिक है, तो अगर 100 है तो 126 हो गया। यदि 32% की छूट दी जाती है, 32% की छूट दी जाती है, मतलब क्या हो गया कि अगर 100 है, अगर ये वैल्यू 100 है, अगर ये वैल्यू 100 है, तो 32% की छूट देने के बाद में ये आपके हो जाएगी लगभग 68, ठीक है, 68 हो जाएगी। तो हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो अब ये समझो कि इसको 126 बनाओ, ये दोनों तो सेम ही होंगी ना वैल्यू दूसरे रेशियो में, तो इनको 126 बनाओगे तो इससे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 126 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो इसको भी कर दो। 68 को भी 126 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप देखो 100 से कितना कम है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है हल्का सा, लेकिन फिर भी ये मेथड है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको 100 से माइनस कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं करना, ये तरीका है मैं जो आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे करना नहीं है। दूसरा तरीका है जो सक्सेसिव मेथड से करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 26% अधिक है, तो पहले कितना हुआ, 26% बढ़ाया, उसके बाद 32% की छूट दे दी, मतलब 32% घटाया, ठीक है। तो हानि कितनी हो जाएगी, तो रिजल्टेंट निकाल दो, हो गया आपका आंसर। तो अभी इसको करने का आपका फॉर्मूला पहले बता देता हूं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इस तरह का एक फॉर्मूला होता है जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। यहां पे साइन भी लेना है, अगर कम कर रहे हो तो माइनस में लेना है, और अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो प्लस में लेना है। तो यहाँ पे 26% अधिक है तो 26 ले लिया, और 32% की छूट दी तो 32 ले लिया, और यहाँ पे प्लस ले लो पहले, 26 इंटू -32 है, तो ये बाहर में माइनस ले लेता हूँ, -32/100, और इसमें से 26 में से 32 गया, कितना हो गया आपका हो जाएगा ये 4 2 5 6 माइनस, और 26 इंटू 32, तो 26 इंटू अगर आप 32 करोगे तो आपका हो जाएगा 832, ठीक है, 832 हो जाएगा ये, और ये बटा में 100 आता है 8.32। तो अब इस दोनों को आप जोड़ दो, 14.32, तो 14.32%, ठीक है। नेक्स्ट, माधव ने एक वस्तु 42,000 में खरीदी, तो कितने में खरीदी आपने माधव ने खरीदी 42,000 में, उसे 20% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ क्या है। अब एक चीज थोड़ा समझो कि माधव ने क्या हुआ, पहले इसको भी आप उस दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम सक्सेसिव से करने वाले हैं। पहले 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा मतलब -20, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, तो 30% लाभ मतलब +30, और उसके बाद में दोनों का -20 इंटू 30/100, तो यहाँ पे बच गया 8, यहाँ पे बच गया 10, -3 दूना 6, तो यहाँ हो गया 4%, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, 4% का लाभ हुआ, लेकिन कितने पे, 42% पे। 42% का 4% कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, तो ये हो गया 168, ये रहा,
ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं है ना जीरो वगैरह को ज़्यादा ना भाव नहीं देता हूँ। कब तक भाव नहीं देता हूँ, जब तक कि ऑप्शन के अंदर में ऐसे नहीं हो। कभी कभी ऑप्शन ऐसे देते हैं, एक 30 होता है, एक 300 होता है, एक 3000 होता है और एक 0.3 होता है। ऐसे केस में मैं जीरो को भाव देता हूँ। जब ऑप्शन ही इस तरह से होता है ना, तब मैं ये नहीं देखता हूँ कि 168 है कि 1680 है या 16800 है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ आगे 168 दिखा तो यही उत्तर है मेरा। कभी कभी अब आंसर ना 1.68 आ जाता है और ऐसे ऑप्शन दिखता है, तो भी मैं कर देता हूँ यही है। क्योंकि मैं जीरो को ना जब तब तक ज़्यादा गौर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि फास्ट चलना रहता है जब तक कि उसकी कोई वैल्यू नहीं हो। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो। अब क्या सेक थीटा निकालना है, 10 दिया हुआ है, तो अब क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इजी है, कर लोगे आप। एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 कमाता है, करूँ क्या इसको भी सॉल्व? चलो भाई कर देता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर मतलब 1/9 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 9 और 1 10, 10/9, तो इसका अंडर रूट हटाओगे तो हो जाएगा √10/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये देखो, ये अभी किससे है ना, थोड़ा सवाल है ना जो अच्छे सवाल है। अच्छे मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन बात ये है कि इन 25 सवाल में से यही अच्छा सवाल है। यही मतलब 25 तक जाएगा तो 1-2 सवाल और थोड़े ढंग के आ जाएंगे, लेकिन यही थोड़े ढंग के सवाल है जिसमें कुछ सीखने का है। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति प्रतिमाह, अभी मैं थोड़ा मिक्सर एलिगेशन का ये जो ये बताया ना भाई कि आय इतना बढ़ाया, व्यय इतना बढ़ाया, सेविंग इतनी घटाया, तो ऐसे कैसे करते हैं? इसमें देखो ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंसेस यहाँ लिखते हैं, सेविंग यहाँ लिखते हैं, इनकम यहाँ लिखते हैं, और एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो यहाँ लिखते हैं। अब समझो कि ये क्या क्या है। एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना बड़ा घटा ये यहाँ लिखते हैं, सेविंग का परसेंटेज कितना बड़ा घटा ये यहाँ लिखते हैं, इनकम कितना बड़ा घटा ये यहाँ लिखते हैं। ये परसेंटेज लिखते हैं इन तीन की जगह पे, और यहाँ रेशियो लिखते हैं कि एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो क्या है। ध्यान रखना, ये पैटर्न याद कर लो, लिख दो रफ कॉपी में अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेस कितना बड़ा। एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 कमाता है, कमा लिया भाई 16,000 रुपये उसने, और अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% अगर आय का खर्च करता है, 80% मतलब 4/5। ठीक है, 80% मतलब 4/5, तो 5 अगर उसकी आय है तो 4 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 1 बचाया। तो अभी क्या हुआ, तो सेविंग कितना होगी? सेविंग का रेशियो है, ये देखो रेशियो 1 है, तो 1 तो बचाया, 4 खर्च कर दिया, ये रेशियो है। ठीक है, 80% मतलब ऐसा नहीं कि सेविंग की जगह 80% लिख दो या फिर आय की जगह 80% लिख दो, नहीं, ये बढ़ाया घटाया नहीं है, ये तो अपने हम दिखाया कि भाई क्या रेशियो है, इससे आप निकालोगे रेशियो। और शेष राशि बचाता है, यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाता है, ध्यान रखना साइन भी लेना है, घट जाता है बोलता है तो माइनस भी लेना है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% तो इनकम 20% बढ़ी तो 20 सेंटर में लिखो। व्यय 10% बढ़ जाता है, व्यय मतलब एक्सपेंसेस 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ, तो ये निकालना है, ये हमें निकालना है यहाँ पे। तो हमें क्या करते हैं, ज़्यादा से कम माइनस करते हैं, तो 20 में से 10 माइनस किया तो ये 10 आया। 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40। अगर आपको नहीं आता है ये चैप्टर तो पहले पढ़ लो उसको। अब 40 आ गया। अब हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज क्या होता है, ये से सुन लो। मिक्सर एलिगेशन में सबसे ज़्यादा बच्चे को कंफ्यूजन ये होता है कि अब मैं इस 40 को इसमें जोड़ूँ कि घटाऊँ। तो आपको घटाना है कि जोड़ना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जो बीच वाला है ना, ये जो बीच वाला, एक चीज़ ध्यान रखो, इससे एक वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और एक वैल्यू हमेशा छोटी होती है। हमेशा एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी होती है, मतलब बीच वाली हमेशा बीच में रहती है। ठीक है, तो ये देखो 10 क्या है, इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा आएगा इधर वाला। ठीक है, 10 इससे छोटा है तो 20 से बड़ा आएगा, मतलब 20 में 40 जोड़ना है, 60 हो गया, तो हमारा उत्तर हो गया 60। अगर नहीं आता है ये सब चैप्टर तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ये सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीट है। आगे 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है 1/2 LR। ठीक है, 1/2 LR, 1/2 इंटू एल कितना है? एल दिया है 11 सेंटीमीटर चाप, और आर कितना है? आर है गया आपका 15.75। अंडरस्टूड, 15.75। ये अगर आपने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई ही आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी करना ही नहीं है। उसके बाद में आपका क्या बनेगा, ये आपका हो गया लगभग 11 इंटू आपका, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले 15.75 को 11 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप इसको 11 को मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए वही डायरेक्ट ट्रिक है, आप पीछे पीछे वाले आपके जोड़ते जाओ। 5 7 और 5 12, 12 का 2 हसल का 1, 7 5 12 और 1 13, 13 का 3 हसल का 1, फिर 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, और उसके बाद में ये 1, तो आपका हो गया 173.25। अब इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो आपका ये आ जाएगा
86.625, ठीक है, 86.625 कहाँ पे है, ये रहा बी ऑप्शन में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब थोड़ा देख लो, 11 का थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे गुणा करना वगैरह। 7 साल पहले प्राची की उम्र, इसको देखो, इसको ना स्टूडेंट्स लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ जो एकदम नए स्टार्ट करते हैं ना एसएससी में, वो इसको नॉर्मल एक्स मेथड से करते हैं, एक्स बना और वो सब किया, कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ आप। 7 साल पहले प्राची की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र से 4 गुना थी। 7 साल पहले, तो स्टूडेंट कैसे करते हैं पहले वो समझो। प्राची की उम्र उसकी बेटी की, प्राची को पी मान लिया, बेटी को बी मान लिया, ठीक है। तो प्राची की उम्र 7 साल पहले कितनी होगी, p-7। बेटी की उम्र 7 साल पहले क्या होगी, b-7। उसकी बेटी की उम्र से 4 गुना थी, तो ये 4 गुना थी तो ये 1 गुना हो गया, तो ये एक इक्वेशन बन गई p और b में। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद मतलब p+4 और b+4, उसकी उम्र उसके 2.5 गुना हो जाएगी, तो 2.5 गुना मतलब 2.5/1। तो यहाँ पे p और b में एक इक्वेशन बनी, ये p और b में एक इक्वेशन बनी, इन दोनों को p और b इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और p और b की वैल्यू आएगी। तो ये नॉर्मल मेथड है जो लोग करते हैं, जो नए नए आते हैं एसएससी में, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप समझो, एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ बताता हूँ। ये मेरी मान लो कि ये वर्तमान वाली लाइन है, ये मेरा प्रेजेंट है, ठीक है, ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट वाली जो लाइन है ना, अब ये समझो कि ये पास्ट ऊपर वाला पास्ट है, नीचे वाला फ्यूचर है। अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका देखो। प्राची की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र से 4 गुना थी, कब थी, 7 साल पहले। तो आप समझो कि इससे 7 साल पहले माइनस 7 साल पहले कितनी थी, ये प्राची है, ये बेटी है। प्राची की उम्र बेटी से कितनी गुना थी, 4 गुना थी, तो 4 गुना थी 4:1। और अब क्या बोला, अब से 4 साल बाद, अब से इस पॉइंट से 4 साल के बाद प्लस 4 साल के बाद प्राची की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 2.5 गुना हो गई। प्राची की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 2.5 गुना, तो 1-2.5 मत लिख देना, 2-5 लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ईजी होगा ना। 2-5, ये भी तो 2.5 गुना ही है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कुल मिला के। उसकी बेटी को उसकी 2.5 गुना है। प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब समझो कि एक चीज़ हमेशा थोड़ा ध्यान रखो रेशियो में, कि ये 1 से 2 बड़ा, ये 4 से 5 बड़ा, कितना बड़ा टोटल, 1 बड़ा है, सिर्फ 1 बड़ा, लेकिन 1 बड़ा और साल असली में कितना बढ़ गया है, 11। ये -7 और -3 मत कर देना, टोटल साल कितने बन गए, 7 साल पीछे से स्टार्ट हो गए, आगे के 4 साल तक, मतलब टोटल 11 साल। तो मतलब 1 की वैल्यू 11 है, तो जब 1 की वैल्यू 11 है तो 4 की वैल्यू 44 होगी, 1 की वैल्यू 11 होगी। अब समझो कि ये सब बातें 7 साल पहले हैं, तो आज कितनी उम्र हुई, आज जो है 7 साल पहले ये 44 साल का था, तो आज कितनी होगी प्राची, 7-4-11 51 हो गई। और अब बेटी कितनी होगी, बेटी 11 और 7 18 हो गई। अब क्या पूछा, प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग बताओ, या योग आपका 69 हो गया, खत्म। अंडरस्टूड। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ना कि आपको वैसे करना है, वैसे नहीं करना है। ये सब नहीं आए तो मुझे बता देना। अब समझो ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा ढंग का सवाल है, ठीक है, जिसके अंदर में बंदे थोड़े से सोचे। पाइप M, N और S एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। M, N और S एक टैंक को कितने में भर सकते हैं, 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में छोड़ो, पहले हम इसकी कैपेसिटी निकाल देते हैं। 100 हो गया, 25 चौका 100, 50 दूना 100, 100 एकम 100, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई। प्रारंभ में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करें तो टैंक को भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा, मिनटों में लगेगा, ध्यान रखना मिनटों में। तो अब समझो थोड़ा सा कि सबसे पहले उसने क्या किया, प्रारंभ में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। मैं एक चीज़ ध्यान करता हूँ, समय लिख देता हूँ एक बार, इधर साइड में समय लिख देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ कितना भरा, ठीक है, उस ड्यूरेशन में कितना भरा। अब समझो कि 10 मिनट के लिए खुला रख दिया जाता है N और S को। N और S की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 और 1 3, टोटल कैपेसिटी N और S की कितनी होगी 3। और अगर ये 10 मिनट की 3 मतलब 3 कैपेसिटी हो गई और समय कितना 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए खाली छोड़ा, 10 मिनट के लिए चालू छोड़ा और 1 मिनट में 3 भर सकता है, तो 10 मिनट में कितना भरा, 30 भरा। इतना समझ आ गया, 10 मिनट में 30 भरा। आगे, और फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है। अब सोचो N को मैंने बंद कर दिया, ये वाले बंद कर दी, अब M को खोल दिया, तो 4 और 1, अब ये दोनों चल रहे हैं। पहले ये 2 और 1 चल रहा था, अब 4 और 1 चलेगा, तो 5 चलेगा कुल मिला के। जब 5 चलेगा, और क्या बोला, जबकि अब लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि भाई ये कितने समय तक ये चला, हमें थोड़ा उल्टा दे दिया। बोला टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। अब ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले S भी बंद हो जाता है, तो 15 मिनट पहले अगर S बंद हो जाता है तो बचा कितना, सिर्फ 4 बचा। तो 15 मिनट जो अंतिम 15 मिनट है उसमें तो सिर्फ ये 4 ही चलने वाला है ना,
क्योंकि 15 मिनट पहले तो एस भी बंद हो चुका है। तो अब जब 15 मिनट पहले सिर्फ एम चलने वाला है तो 4 की स्पीड से 15 मिनट के लिए चलेगा एस वाला, सिर्फ एम वाला, सॉरी। तो एम वाला 15 मिनट के लिए 4 की स्पीड से चलेगा, तो ये लास्ट 15 मिनट में 60 भरेगा। कौन भरेगा? सिर्फ एम भरेगा। कितने मिनट तक भरेगा? 15 मिनट तक। ईच सेकेंड वो ईच मिनट वो 4 भरेगा, तो 15 चौका 60 हो गया। अब बचा कितना ये समझो, 30 तो शुरू में भर गया, 60 लास्ट में भर गया, तो 90 तो भर गया। अब बचा तो टोटल तो 100 ही कैपेसिटी है, बचा तो 10 है, लेकिन बीच में हमारा 10 भर रहा है। लेकिन वो 10 कितने मिनट में भरेगा? क्योंकि बीच में हमारा कौन कौन साथ चल रहे हैं? एम और एस चल रहे हैं, एम और एस साथ चल रहे हैं। और एम और एस की कैपेसिटी कितनी है? 4 और 1 5, 5 कैपेसिटी है। 10 को भरने में 5 कैपेसिटी से 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। तो टोटल समय हमारा कितना हो गया? ये क्या पूछ रहा है? टैंक को भरने में कितना समय लगा? टैंक को भरने में पहले तो शुरू में 10 मिनट लगा, फिर 2 मिनट लगा, फिर लास्ट वाले में 15 मिनट लगा। तो टोटल हो गया आपका 15 और 10 25 और 2 27, हो गया 27। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा सवाल थोड़ा अच्छा है, एक सेकंड में वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। एम एन ओ, ये आपका 25 और ये हो गया 100। पहले 25 है तो 25 चौका 100, ये 50 है तो 50 दूना 100, और 100 है तो ये 100 हो गया 1। इतना समझ में आया? शुरू के 10 मिनट तक क्या चला? शुरू के 10 मिनट तक 2 और 1 3, 3 वाले साथ चले, तो 3 10 मिनट तक साथ चले, तो इसका मतलब 30 लीटर भर गया। उसके बाद में हमें बताया कि भाई कि चला तो 4 और 1 5 है, चला तो 4 और 1 5 है, ये 3 की स्पीड से, हाँ चला तो 4 1 5 है, 5 की स्पीड से चला है, लेकिन कितनी देर चला है ये सब मुझे नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लास्ट वाला मामला कर देता हूँ। लास्ट में क्या बोला? एस बंद हो गया। एस जब बंद हो गया तब तो सिर्फ 4 ही चल रहा है, लेकिन कितने चल रहा है? 15 मिनट तक चल रहा है। तो भर कितना देगा वो? 60 भर देगा। तो 60 यहाँ भर गया, 30 यहाँ भर गया, 60 और 30 90 भर गया, तो पीछे तो आपका 10 बचा, तो 10 लीटर बचा है। तो अब 10 लीटर को भरने में 5 की स्पीड से 2 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट 10 मिनट और 2 मिनट हो गए 27 मिनट। आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल, ये हमारा अंतिम सवाल है। बिंदु पी एस रेखाखंड क्यू आर के एक ही तरफ है। बिंदु पी और एस रेखाखंड क्यू आर के एक ही तरफ है। एक रेखा है क्यू आर, ये क्यू है, ये आर है। पी क्यू आर 90 डिग्री है। पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, पी है, ठीक है। ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है जो ये 90 डिग्री है। आगे बोला एस आर क्यू 90 डिग्री है। एस आर क्यू एक ही तरफ है, ध्यान रखना, दूसरी तरफ नहीं है। तो एक ही तरफ है तो मैं पी को भी इधर ही लगता हूँ। तो एस आर क्यू ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है, ये एस आर क्यू ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे। अब बोल रहा है पी क्यू एस आर के बराबर है। पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है। सही कथन का चयन करो। अब इसमें हमें समरूपता वाला ये बोल रहा है, सर्वांग सम वाले। सर्वांग सम कौन सा है और किस तरह से है? पहले सर्वांग सम देखते हैं। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों Q जब आएगा वैसे समय R आना चाहिए, मतलब Q और R एक ही सीक्वेंस में आना चाहिए। मैं ये मान लेता हूं कि जब ये बीच वाली देखो ये भी लाइन है ना, दोनों ट्राइंगल के अंदर में, कौन से दोनों में? QRS में और PQR के अंदर में, दोनों में ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये कॉमन है ना, ये साइड है ना, दोनों में आ रही है ट्राइंगल में। तो ये दोनों में जब आ रही है तो मैं ये मान लेता हूं ये सर्वांग सम कैसे होगा? PQR ये सर्वांग सम होगा किससे? SRQ के। SRQ के ध्यान रखना, जब Q बीच में आ रहा है ना, जब Q बीच में आ रहा है, जब जहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो उसी समय R आना चाहिए। जब Q बीच में आ रहा है तो उसी समय R आएगा ना। PQR SRQ, PQR SRQ, PQR SQR गलत है, ठीक है। PQR SQR ये भी गलत है। PQR SRQ ये भी है। अब देखो दोनों में PQR SRQ ये दोनों तो हो गया हमारा। लेकिन ये बोल रहा है RHS से या SAS से। अब SAS का मतलब क्या होता है? SAS का मतलब होता है साइड एंगल, और ये हो गया वापस साइड। तो अब यहां पे मुझे बताओ ये दोनों सर्वांग सम ट्राइंगल जो है वो किससे और है? अब इसमें बताओ कि दो साइड के बीच का एंगल सेम है कि नहीं है, दो सेम साइड और उसके बीच में एंगल, तब हम हमारे रूल होते हैं ना, SAS रूल हो गया, एंगल करके फिर अलग अलग रूल होते हैं, बहुत सारे रूल है। तो SAS रूल क्या बोलता है कि दो साइड सेम हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल सेम हो। तो दो साइड सेम है कि नहीं है? देखो ये साइड, कौन कौन सी साइड, मैं थोड़ा ये ले लेता हूँ कलर। तो ये साइड फिर तो ये देखो दो साइड, मतलब ये और ये साइड सेम हो गई। अब ये जो साइड है ये तो दोनों ही ट्राइंगल में सेम आ रही है, तो कुल मिला के दो साइड सेम है। इस PQR ट्राइंगल की ये दोनों साइड और SRQ ट्राइंगल की ये दोनों साइड, ये दोनों सेम है।
तो दोनों साइड भी सेम है और एंगल जो बीच वाला एंगल है ये क्यू एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है, आर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी सेम है। तो इस हिसाब से एसएएस नियम के हिसाब से हमारे ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सर्वांगसम है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ये। अंडरस्टूड? तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी, मेरे हिसाब से कुछ भी क्या बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप 35-36 शिफ्ट या जब खत्म करोगे ना, तब आपको फील होगा कि अरे यार मैं तो 2024 की सारी शिफ्ट के सवाल, सारे मैथ्स के सवाल कर चुका हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपके खुद के भरोसे छोड़ दूंगा ना, तो मुझे पता है कि आप कितना ही करोगे। कुछ 2-4 स्टूडेंट के अलावा सारे, कुछ लोग, कोई भी पूरा नहीं करने वाला है 36 शिफ्ट को। इसलिए आपको क्या करना है, 2 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड से, जो कि आपकी स्पीड है, उस स्पीड से आपको बस धमाधम आपको सब सॉल्व कर देना है। धमाधम आपको वीडियो देखना है, 20 मिनट 30 मिनट के अंदर में ये सारे वीडियोस आप देख लो, फास्ट एकदम वीडियो को देखो। जो सवाल बहुत अच्छा लगे, जो आपसे नहीं बने, वो लिख लो अपनी खुद की नोटबुक के अंदर में और धमाधम सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसके बाद में साथ में 2023 के सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बिना आपको कहे हुए आप कर लो, सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। और इस सीरीज़ के सारे लेक्चर देखने हैं, सारे ये आपके लिए हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपर वाले इंसान हो, आपको सब कुछ खत्म, आपका बहुत 2-3 साल से आप तैयारी कर रहे हो और अच्छे से सब कुछ जानते हो, तो आप हमेशा 21 से 25 के सवाल को कर लिया करो। ठीक है, अगर आप शुरू के स्टार्ट ही कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं एक सवाल करूं, तो फिर आप पूरा वीडियो देख लिया करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपसे ये लेक्चर करके, आपके साथ सीरीज़ करके मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मान के चलो कि मैं जो ये टारगेट लेके चल रहा हूँ 50 आउट ऑफ 50 का आपके लिए, तो आपको भी इसको उतना ही सीरियसली लेना है जितना मैं पीछे से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आपके एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे पीछे डॉक्यूमेंट भी रेडी करके लेके आने पड़ते हैं, तो आप समझो कि मैं जो टाइम दे रहा हूँ उसका वैल्यू आपको भी करना है। ठीक है, थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो बाय बाय।